क्रेडिट इस जमीन को है जिसने इस धारा को जन्म दिया, जिसे हम बहुजन धारा कहते हैं, और किसी में नहीं। जो पुरखे हैं जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी 40 वर्षों से, और बिहार इस लड़ाई का महत्वपूर्ण गवाह बना 23 ईस्वी में। 100 दफे कह चुका हूं, आज पुनः दोहरा रहा हूं, सदन में बोल चुका हूं कि अगर पुलवामा की पूरी जांच रिपोर्ट फौरी तौर पर त्वरित ढंग से आई होती तो न सिर्फ अपने जवान की शहादत के असली कारण पता चलते, पहलगाम नहीं होता। पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। मीडिया के साथ तो मुझको अद्भुत। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? पिछला कुछ चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा गया था? ये मुद्दा नहीं आज की मीटिंग का। महत्वपूर्ण मुद्दा आज की मीटिंग का है कि समन्वय के साथ संवाद, और वो पंचायत, ब्लॉक, जिला से लेकर के राज्य स्तर तक कैसे बेहतर समन्वय और कैसे बेहतर संवाद की परिपाटी पूरा महागठबंधन एकजुटता के साथ करे। इसलिए तमाम जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, राज्य के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब एक साथ बैठेंगे। ये उद्देश्य है। मतलब क्या कर लिया है? इलेक्शन कमीशन से कॉम्प्रोमाइज करवा लिया है, ईवीएम फिक्स कर लिया है। इस तरह की जुबान लोकतंत्र की जुबान होती है। ये जो जुबान बोल रहे हैं ना, इसका मतलब डकैती पहले कर चुके हो। अरे यार, लोकतांत्रिक जुबान बोलिए। लोगों का मताधिकार है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वो बदलाव चाहते हैं, और तुम कहते हो कि इतने आएंगे। पहले से सेटिंग हो गई मशीन में, तो फिर चुनाव की नौटंकी क्यों? लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जुबान बोलनी चाहिए। लोगों की संवेदना नहीं तो कुंठित होती है। बहुत सारी चीजों की मांग की है। पहली मांग तो ये की है कि हुजूर थोड़ी देर कर दिया आपने। आपके लोग न जाने कितने अंशंट बातें बोलते थे कि लालू जी ऐसा कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी या स्वयं तेजस्वी जी जातिवाद का जहर घुल जाएगा वगैरह वगैरह। एक हैं वहां के शूरमा मुख्यमंत्री, हमारे पड़ोसी राज्य के, बटोगे तो कटोगे। क्या करोगे भैया आप? कहां मुंह छुपाओगे? प्रधानमंत्री जी को उस धारा के आगे झुकना पड़ा, और वहां कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। कहानी यहां से शुरू होती है सहमति के पश्चात। ये उन्होंने पत्र में लिखा, निजी क्षेत्र में आरक्षण का समानुपातिक दायरा बढ़ाओ। आंकड़ों के बाद विधानसभा और लोकसभा में सुनिश्चित करो कि प्रतिनिधित्व अनुपातिक दृष्टिकोण से बढ़ाया जाए। ये महत्वपूर्ण पहलू हैं, और जिन पहलुओं पे चर्चा होगी। क्रेडिट इस जमीन को है जिसने इस धारा को जन्म दिया, जिसे हम बहुजन धारा कहते हैं, और किसी में नहीं। जो पुरखे हैं जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी 40 वर्षों से, और बिहार इस लड़ाई का महत्वपूर्ण गवाह बना 23 ईस्वी में। इससे पहले तो मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं किया, और उसके बाद कुंडली मार के बैठ गए या बैठा दिए गए, मैं ये नहीं कह सकता। तो ये महत्वपूर्ण है। क्रेडिट उनको है, क्रेडिट उस धारा को है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है। ओवैसी साहब बीजेपी से लड़ रहे हैं या तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं? ये तो विकल्प सब देख रहे हैं ना। कल बीजेपी के बारे में कितना बोला और इस युवा नेता के बारे में कितना बोला। मैं उस इलाके से अभी आया हूं। जर्रे जर्रे में, कोने कोने में, सीमांचल में लोग जानते हैं ये वक्फ की भी जो लड़ाई है ना, वो हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अगरा सब मिलकर लड़ रहा है। ओवैसी साहब एकांगी सोच सीमांचल कभी नहीं चाहता, उसे इंद्रधनुषी सोच चाहिए, और जो आपके पास है नहीं। तो जाहिर तौर पर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अगर उसके लिए भी बेहतर शब्द ढूंढिए ना, लड़िए हमसे, लेकिन लगे कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, ना कि एक ऐसे दल से जिसके बारे में सीमांचल में लोगों को लग रहा है कि अगली सरकार हमारी बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में। देखिए, मैं सीधी तौर पे कहता हूं, शब्द, भाव और कार्य के बीच की दूरी खत्म होनी चाहिए। 100 दफे कह चुका हूं, आज पुनः दोहरा रहा हूं, सदन में बोल चुका हूं कि अगर पुलवामा की पूरी जांच रिपोर्ट फौरी तौर पर त्वरित ढंग से आई होती तो न सिर्फ अपने जवान की शहादत के असली कारण पता चलते,
पहलगाम नहीं होता। अब इस असफलता के लिए, इस अनुपलब्धता के लिए किसके पास जाऊं, कहां शिकायत करूं, किससे कहूं, बस इतना ही कहना। कार्रवाई की मांग होती है। कह दिया। इतनी बातों में अगर आपको अभी भी कार्रवाई नहीं लग रही है तो मैं क्या कहूं। देखिए, कुछ बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि न केवल हम उन्हें सामरिक दृष्टि से कमजोर करेंगे, हम उन्हें आर्थिक तौर पर भी तबाह कर देंगे। आतंकवाद के पोषक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें भारत की सरजमीन पर की हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का पूरा वजूद भारत विरोध पर टिका हुआ है। आज कहीं न कहीं उनकी साख और विश्वसनीयता पाकिस्तान में दांव पर लग गई है, इसलिए कि उनको लगातार घरेलू मोर्चे पर, चाहे वो बलूच विद्रोहियों का सामना करना हो या खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में, पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत ने उन्हें पूरी तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर किया और आतंकवाद पर प्रभावी प्रहार किया, तो इस बार पाकिस्तान के लिए खुद को बचा पाना निसंदेह बेहद मुश्किल कार्य होगा। देखिए, अब तो जिस तरह के बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें हर दिन कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को उनकी गलतियों की सजा मिले, और इसी दिशा में ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। जो बड़ा बदलाव कश्मीर की सियासत में है, आज पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हिंदुस्तान की आजादी और कश्मीर का भारत के संघ में शामिल होने के बाद ये पहला अवसर है कि आतंकवाद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। और निसंदेह जो जम्मू कश्मीर के असेंबली के स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने जो बातें कही हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर की प्रतिबद्धता को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। ये माकूल वक्त है, कश्मीर की जनता आपके साथ है और ऐसे मौके का जरूर भारत को लाभ उठाना चाहिए और पूरी तरह से पाकिस्तान को तबाह करने की योजना पर अब हमें काम करना चाहिए। देखिए, सिंधु जल समझौते से लेकर बाघा अटारी बॉर्डर को सील करना, राजनयिकों की संख्या में कटौती करना, भारत में जो उनके नागरिक वीजा पर हैं या अवैध जो प्रवासन कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, उन्हें भारत लगातार वापस लौटा रहा है। और सीमा पर भी जब भी एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से कोई उकसावे की कार्रवाई हो रही है, उन्हें माकूल जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विभिन्न अवसरों पर विपक्ष पर आरोप लगाए, उसका लब्बो-लुबाब ये है कि आपको जब अवसर मिला तो आपने तो जातिगत जनगणना नहीं करा है। 58 वर्षों तक कांग्रेस इस देश में सत्ता में रही है। अगर वो चाहते तो एक बड़ा जनादेश उनके पास था, उस समय वो ऐसा फैसला ले सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जाति का सवाल नहीं उठाया। जातियों के जो पिछड़े तबके के जो लोग हैं, जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, उनके लिए एक निर्णायक पहल किया और 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को लेकर के भारत सरकार के रुख का सवाल है, तो सीडब्ल्यूसी ने देर से ही सही लेकिन सही प्रस्ताव पारित किया है और आगे उन्हें अपने नेताओं के बेलगाम बयानों पर भी लगाम लगानी चाहिए। अब एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार में जो जमीनी हालात हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए अब तक के सबसे मजबूत स्थिति में है। 2010 से बेहतर हालात हैं। ऐसे में अगर लोकप्रियता का अगर कोई इंडेक्स हो तो 1 से 9 पर तो नीतीश कुमार जी और एनडीए है। अब 10वें स्थान पर कौन राजनीतिक दल आता है, वो राजद है या कोई दूसरी पार्टी, ये हमारी चिंता का कोई कारण नहीं है।
मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्हें छोड़ना चाहिए और महागठबंधन के नेताओं को भी जो बिहार की जो जमीनी सच्चाई है उससे रूबरू होना चाहिए। बिहार में महागठबंधन को नेता प्रतिपक्ष पद पर अपने किसी नेता को बनाए रखने के लिए भी जो अपेक्षित सीटें हैं वो नहीं बिहार की जनता देने जा रही है। सरकार बनाना तो दूर है, ये मुंगेरी लाल के सपने अब देखना उन्हें बंद करना चाहिए। एक बार फिर 2025 फिर से नीतीश और 225 सीटों का जो लक्ष्य है उसको जनता के आशीर्वाद से अमली जामा हम पहनाने जा रहे हैं।